बस पढ़ाई करके जॉब छोटी मोटी कोई भी जॉब पकड़ ले, मतलब 7-8 किलोमीटर साइकिल चला के आना जाना। मतलब आप फौज में जाना नहीं चाहते थे? ना ना ना, घर वालों ने बोला जबरदस्ती ट्राई हाँ, कर। तो वो 12th का एग्जाम में दे नहीं पाया था, फिर बाद में मैंने अच्छा, 17 साल की उम्र में आप फौज में 17 चले साल गए। गांव समाज में ऐसा माहौल था, गवर्नमेंट जॉब लगी तो पता नहीं अंतरदेशीय चलते थे उस टाइम का जो लिफा, मतलब एक चिट्ठी को कई बार पढ़ते थे। मतलब फौज में जितने भी लोग होते हैं उनकी कहानी उस समय ऐसी संदेश से आते हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर मन लगने लगा धीरे धीरे, और फिर एक डर ये भी रहा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आपका रुझान आया, कैसे मिले? फिर जब वो ऑपरेशन हुआ तो फ्रेशर के लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरी मजाक उड़ा दी जब मैं छुट्टी काट कर आया, मतलब उसने ऐसा कर दिया कि तेरे बस की नहीं है, मतलब। और वो बात मुझे कहीं ना कहीं हिट कर गई, और अपने अपलाइन के घर काम सीखने के लिए पहुंच जाता था साइकिल उठा के। सुबह 6 बजे फिर आप इस इंडस्ट्री में आए तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा करना चाहते थे। सैलरी कम होती थी, कार होगी, लग्जरी लाइफ होगी। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद अब सपने पूरे होंगे ही नहीं कहीं से। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार सेशन में। और आज के हमारे इस शो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विकास कुमार जी, एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आज हज़ारों लोगों के लिए आइडियल हैं। हज़ारों लोगों के जीवन में बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर, आज के शानदार सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट में, और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। आज हम लोग सर मतलब एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की लाइफ की बातें करेंगे। तो मैं सर शुरुआत करना चाहता हूँ कि विकास जी आप थोड़ा खुद के बारे में बताइए। डायरेक्ट सेलिंग से पहले मेरा कोई बैकग्राउंड ज़्यादा खास नहीं रहा। सर जैसे कि आपको पता है कि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा गांव है मेरठ के पास, एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता था। वहीं मेरी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो वहीं पे हुई है। तो डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई सपना नहीं था, बस पढ़ाई करके जॉब, क्योंकि दिमाग में डाल दिया गया था, मदर फादर पापा मम्मी का यही होता है कि बेटा कुछ पढ़ ले थोड़ा बहुत, और छोटी मोटी कोई भी जॉब पकड़ ले तो शायद वो मतलब अच्छी लाइफ जी सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। पढ़ाई लिखाई की तो मैं शायद अच्छा बेसिक जो एजुकेशन मेरी हुई तो गांव के, क्योंकि छोटा सा गांव था, गांव के पास में एक स्कूल था 3-4 किलोमीटर, तो हम पैदल जाया करते थे 5th क्लास तक। उसके बाद फिर और जब 6 क्लास में मेरठ के ही किसी गांव में? मेरठ के पास एक गांव था, ओके। वहाँ पे पैदल जाया करते थे। जब 6 क्लास में एडमिशन लिया तो फिर साइकिल दिला दी पापा ने, तो मैं और मेरा भाई, वो बैठता था मैं साइकिल चलाता था, मतलब 7-8 किलोमीटर साइकिल चला के आना जाना। तो ऐसे हमारी पढ़ाई हुई शुरुआती। कितने तक पढ़ाई किया सर आपने? पढ़ाई 12th में था मैं तो, अच्छा 12th भी कर नहीं पाया था, वो बाद में की। और 12th करते करते मुझे याद है कि अच्छा ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल जॉब में जाने की भी प्लानिंग नहीं थी, बस ये था कि 12th तो जब पढ़ाई आप कर रहे थे तो उस समय आपके क्या सपने थे? उस समय कोई ज़्यादा खास सपने नहीं थे, बस कैसे भी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए दिमाग में थी। और ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी फौज में भी जाने की। मुझे याद है कि वो मामा जी ने कॉल कर दिया, डॉक्यूमेंट भी रात को तैयार हुए, सुबह मुझे भर्ती ग्राउंड में खड़ा होना था। दौड़ दाड़ की कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी, और बस लास्ट में मैं मना कर रहा था, लेकिन लास्ट में मामा जी ने पापा ने बोला कि चल देख ले, जरूरी थोड़ी है एक बार में हो जाएगा, पता नहीं कितनी भर्ती देखनी पड़ती मतलब है। आप फौज में जाना नहीं चाहते थे? ना ना ना, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग थी नहीं। घर वालों ने बोला जबरदस्ती ट्राई करके ना देख। कोई दौड़ की प्रैक्टिस थी ना कुछ था, बस बोला चल देख ले तुझे पता चल जाएगा। अच्छा। बाई चांस पता नहीं क्या हुआ। अच्छा मेरठ में जितने भी लोग मेरठ के आसपास के वो जानते हैं, हाथी खाना एक जगह है जहाँ पे भर्ती ग्राउंड था। तो अब तो दीवार उसकी बड़ी बड़ी हो गई, उस टाइम पे बड़ी छोटी दीवार थी। तो मुझे याद है, क्योंकि प्रैक्टिस तो थी नहीं, और वहाँ पे भाई कोई 2 साल प्रैक्टिस करा हुआ लड़का खड़ा है, कोई 1 साल प्रैक्टिस करके दौड़ की प्रैक्टिस करके खड़ा हुआ। तो मुझे याद है कि लास्ट चक्कर में मैं रुकने वाला था, तो मेरे पापा और मेरी बुआ जी का लड़का ग्राउंड दीवार पर खड़े हुए थे, दीवार छोटी छोटी थी, और उन्होंने वहाँ से शोर मचाया कि भाई रुक मत, भाग भाग भाग। तो मेरे कानों में वो डली, और मैंने और फिर एक बार बढ़िया स्प्रिंट लगाया और कुछ लोगों को काट दिया, और खैर वो दौड़ भी हुई। फिर उसी में मेरा मेडिकल पास भी मैं हो गया और मैं भर्ती हो गया।
तो वो 12th का एग्ज़ाम मैं दे नहीं पाया था। फिर बाद में मैंने, क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय एज 17 साल में मैं, अच्छा, 17 साल की उम्र में हाँ, आप फौज में 17 चले साल में गए। फौज में चला। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा फौज का? फौज का एक्सपीरियंस अच्छा, उस टाइम तो बड़ा चाव था, भर्ती हो गए तो हमें भी। अच्छा, मैंने साइंस साइड ली हुई थी, बायोलॉजी ली हुई थी। फिर 12th के पेपर मैंने आर्ट साइड से दिए बाद में। तो मुझे लगा कि यार चलो, अब पढ़ाई से पीछा छूटा, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गांव समाज में ऐसा माहौल था गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब लगी तो पता नहीं, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट, तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन उससे पहले कभी घर से बाहर निकले नहीं थे। 17 साल की एज में बाहर निकल कर जब फौज में पहुंचे, और जो ट्रेनिंग पीरियड था वो बड़ा टिपिकल रहा। और एक बार तो ऐसा लगा, क्योंकि एसटीडी हुआ करती थी उस टाइम पे, मुझे 15-20 दिन में मौका मिलता था, वो भी फिर भीड़, वहाँ लाइन लगती थी। राजपूत सेंटर है फतेहगढ़ में, तो वहाँ पे एक जगह है कासम बाग, तो वहाँ पे एक एसटीडी बूथ था, तो वहाँ पे कट मार के हम लोग जाया करते थे ट्रेनिंग ग्राउंड से। उसमें भी मौका नहीं मिलता था। उस टाइम मोबाइल भी नहीं होता होगा। मोबाइल होता नहीं था, और अंतरदेशीय चलते थे उस टाइम पे, जो लिफाफा लेटर चिट्ठी हाँ, लिखा लिफाफा करते में लिख के जो चिपका के देते थे। तो 17 साल एज थी, उससे पहले कभी घर से निकले नहीं थे, तो घर की कभी याद आती थी तो हम उसको चिट्ठी को निकाल के बक्से में से कई बार पढ़ लिया करते थे। अच्छा। मतलब एक चिट्ठी को कई बार पढ़ते थे, जब भी याद आती थी बस लेटर उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, लेटर उठाया पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब फौज में जितने भी लोग होते हैं उनकी कहानी उस समय ऐसी थी। हाँ, उस टाइम पे यही चलता था, क्योंकि मोबाइल वोबाइल थे ही नहीं उस टाइम पे। इसलिए वो गाना बना ना, संदेश से आते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो संदेश है, वो चिट्ठी थी। हाँ, हाँ, मतलब एक्चुअल वो जो गाना है वो एक्चुअल बनाया गया है वो फौजी की रियल हालत देख के। उस टाइम पे यही कहानी थी। मजा आ रहा था फौज में। उस टाइम नहीं आया, लेकिन फिर जब आसपास, क्योंकि हर जगह से लोग अनजान मिले, जो लड़के थे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनके साथ फिर ऐसी दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, तो फिर मन लगने लगा धीरे 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 धीरे। और फिर एक डर ये भी रहा कि भाई फौज से अब जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी बेइज्जती कि भैया फौज छोड़ के, तो उस चलते फिर अच्छा, फिर मन लग गया धीरे धीरे ट्रेनिंग के 2-3 महीने 4 महीने। और शुरुआत में ऐसा हुआ कि 2 महीने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो वर्किंग पीरियड होता है एक, बस हम, अच्छा हम सोचते थे भाई ट्रेनिंग चलेगी, राइफल चलानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ वर्किंग, मतलब वो तलवार लेकर घास काटना और ये करना, तो मैं यार ट्रेनिंग कब होगी। ट्रेनिंग का थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। तो जब ट्रेनिंग 2 महीने बाद स्टार्ट हुई तो फिर मन लगना शुरू अच्छा, फौज की ना ये चीज़ बहुत बड़ी लेसन देती है हमें। जी जी। लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ किया करो, भले धोती फाड़ के सिया करो। तो फौज में ऐसा हमने सुना है, अब आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे, कि वहाँ फौजी को हमेशा बिजी रखा जाता है। हाँ हाँ, बिजी रखा जाता है। मतलब वो काम एक बंदा, एक इंसान भी कर सकता है। 4 घंटे का काम, उसमें 10 लोग लगते हैं और 10 दिन लग सकते हैं। तो वो बिजी रखने का एक वो है कि घर पे ज़्यादा वो ध्यान ना दे, परेशान ना हो, याद ना आए कुछ उल्टे पुल्टे, इंगेज रहे। एंगेज रखा जाता है फौज में। हाँ, इंगेज रखा काम जाता कुछ भी नहीं होता, लेकिन एंगेजमेंट फिर भी होता है। तो फौज की सर आपकी नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही थी, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आपका रुझान आया, कैसे मिले? एक्चुअली इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और मैं अभी सोचता हूँ कि शायद वो मोमेंट नहीं आता। अच्छा, वो उस टाइम पर जब होता है तो बड़ा बुरा लगता है। मैं ट्रेनिंग करके गया, मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो फाजिल का, पंजाब में एक जगह है, वहाँ पे पोस्टिंग हुई। और मैं गेम में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे, तो मैं कबड्डी टीम में वहाँ पे चला गया। तो मेरे चोट लगी, और उस चोट के चलते घुटने का ऑपरेट, मुझे नी ऑपरेट कराना पड़ा अपना। तो मैंने जाके फिर जब वो ऑपरेशन हुआ तो फिजिकल मूवमेंट थोड़ा कम हुआ, तो मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिया। और उस कंप्यूटर कोर्स के चलते मेरी पोस्टिंग हुई सेंटर रिकॉर्ड ऑफिस में, और वहाँ पे 2011 में मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, उस टाइम जब चोट लगी तो बड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर चोट नहीं लगती तो सेंटर नहीं जाते। 2011 में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग आपकी लाइफ में एंट्री लिया? देखने का मौका। फिर मेरा एक दोस्त था जो वहीं पे सीईओ का ऑपरेटर था, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया। और मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं था कि मैं करूँगा, बस जॉब में थे ऑलरेडी। हाँ, जॉब में थे। बस उसने ये बोला कि कुछ प्रोडक्ट, कुछ पैकेज आ जाएगा। उस टाइम सूट साड़ी कुछ इस टाइप का पैकेज था वो, कि भाभी के लिए पैकेज आ जाएगा और आपके लिए कोट आ जाएगा, और एक बिजनेस मिल जाएगा। मुझे भी नहीं पता था बिजनेस मिल जाएगा, मैंने सोचा ऐसे ही चलेगा, मतलब शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जानने की तो कोशिश वहाँ की शुरुआत कैसी रही? जैसे वहाँ आप ऑलरेडी जॉब में थे, जी जी, फिर ये इंडस्ट्री आपकी लाइफ में कोई लाया, तो एक इंसान कहीं ऑलरेडी बिजी है, इंगेज है, फिर एक कोई नया काम जिसकी उसने ना कोई ट्रेनिंग ली है, ना कोई उसके बारे में वो जानता है,
उसकी लाइफ में कोई अनजान इंसान के माध्यम से मिल जाता है। तो कैसे किया फिर आपने शुरुआत, तो वो क्षण बताइए, क्योंकि फ्रेशर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग प्रोफाइल से लोग आने के बाद इस इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे करते हैं। तो वो सर मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है सर, मैं शुरुआत कर नहीं रहा था, लेकिन वो है ना, जहाँ पे कुछ नहीं लगता तो बात लग जाती है। तो मैं ज्वाइन होके मैं छुट्टी चला गया 2 महीने की, और मेरा जो सीनियर था जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, उसके एक साइड में मैं था और एक साइड में एक बंदा और था। तो वो एक बंदा था, उसने फटाफट 70-80 सेल डाल दी और मुझे मेरी मजाक उड़ा दी। जब मैं छुट्टी काट कर आया, मेरा जो सीनियर था बोला, देख भाई विकास, तेरी जो जिधर तू है इधर कुछ भी नहीं हुआ और इधर 70-80 लोग जुड़ गए। मतलब उसने ऐसा कर दिया कि तेरे बस की नहीं है मतलब। और वो बात मुझे कहीं ना कहीं हिट कर गई, और मैंने कहा कि ठीक है, अब करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, मुझे आप काम सिखाओ। मुझे ये नहीं पता आपके जिधर 70-80 लोग हैं वो कहाँ तक जाएंगे, लेकिन जिधर मैं रहूँगा उधर जीवन में कभी आपको देखना नहीं पड़ेगा। और तब मैं लगा फिर सुबह 6 बजे मैं अपने अपलाइन के घर काम सीखने के लिए पहुंच जाता था, साइकिल उठा के। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे, संडे का दिन होता मतलब जर्नी की शुरुआत साइकिल से हुई आप? हाँ सर, साइकिल ली मैंने, वो इसीलिए काम करने के लिए मैंने 3200 रुपये की वो साइकिल ली मैंने। वो फिर मेरे एक लीडर है, जब थोड़ी सी टीम बढ़ी तो फिर मुझे लगा कि बाइक लेनी चाहिए, तो मैंने फिर वो 3200 रुपये की रेंजर साइकिल 2700 रुपये की, जो दूसरा लीडर मेरा सचिन सर हैं, उनको दे दी वो। और मैं उसी दिन स्प्लेंडर पर आ गया था। चल हुआ ऐसा था, कोई बाइक की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब पहली बार मुलाकात हुई मेरे अपलाइन से, शिव कुमार सर बहुत बड़े लेवल पे हैं आज, तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि जब मैं गया उनसे मिलना साइकिल पे, तो उन्होंने बोला, यार विकास जी, आप साइकिल से बिजनेस कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ सर। बोला, इसलिए आपके बिजनेस की स्पीड साइकिल जैसी है। और मेरा ये रहा है शुरू से कि जो भी बिजनेस में मुझे कभी भी रिक्वायरमेंट हुई है उसमें मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने सेम डे वो साइकिल सचिन सर को देके और उसी दिन मैं स्प्लेंडर बाइक पर आ गया था। अच्छा, तो उस समय सर जब आपने शुरुआत किया तो उस समय क्या सपने थे आपके डायरेक्ट सेलिंग से? उस टाइम तो कुछ भी मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। जी जी सर। जब आपने शुरू किया, फिर आप बता रहे हैं कि साइकिल से थोड़ा बिजनेस किया, काम किया, फिर बाइक से भी आपने कुछ काम किया, तो कुछ तो एक सपने आपने बनाए होंगे एक्चुअली, क्योंकि आप एक ऑलरेडी स्टेबल थे, आपकी जॉब थी, फिर आप इस इंडस्ट्री में आए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो वो क्या सपने उस समय आपने देखे थे? मतलब क्या ऐसा लगा था कि जिसने आपको हिट किया था कि नहीं यार ये काम कर लेते हैं? 2011 में सर एक्चुअली क्या, कार का एक बड़ा क्रेज होता था और कहीं ना कहीं सैलरी कम होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, हम साइकिल भी मेंटेन कर लेंगे, बाइक भी मेंटेन, लेकिन जॉब से शायद कार उतनी अच्छी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो बस ये था कि कार होगी, लग्जरी लाइफ होगी, और इस सोच से शुरुआत करी थी। लेकिन जब शुरुआत की तो बहुत सारे फिर चैलेंज भी आए। सबसे बड़ा चैलेंज तो फौज का ही चैलेंज था, क्योंकि बेल्ट की जो सपने देख के हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, जी जी, क्या वो सपने पूरे हुए? उस टाइम तो नहीं हुए। मतलब 3-4 साल जो आपने टाइम दिया। हाँ, उस टाइम पे सर नहीं हुए। और एक बार तो ऐसा लगा कि शायद अब सपने पूरे होंगे ही नहीं कहीं से, क्योंकि सपने देख चुके थे। और मुझे याद आ रहा है एक वाकया कि जब ये काम मेरा थोड़ा डाउन हो रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो अच्छा मेहनत बहुत की थी और मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं मेहनत करता था कि इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा। तो मैं गंगानगर पोस्टिंग गया और वहाँ पे मुझे याद है आज भी कि मैं अपनी स्कूटी की सर्विस कराने के लिए गया। अच्छा, क्योंकि सपने बड़े हो चुके थे तो पास में एक महिंद्रा का शोरूम था और मुझे आदत थी कि चलो कुछ ना तो टेस्ट ड्राइव ले लें, मतलब देखना चले जाएं। अब वहाँ पे कोई 25-26 लाख रुपए की कोई गाड़ी खड़ी थी, मुझे अब नाम भी याद नहीं वो कौन सी थी महिंद्रा की। और मैं जब उसमें बैठा तो मुझे ऐसा लगा कहाँ बैठ गया, लेकिन मन में ये आया कि भाई काश अब ये गाड़ी अपने पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा था वो डाउन और जॉब से वो हो नहीं सकता था। तो मगर यार अब ये चीज़ें अपने जीवन में शायद नई अचीवमेंट हो पाएगी। 1-2 साल काम करने के बाद? नहीं, लगभग 4-5 साल काम करने के बाद। 4-5 साल काम करने के बाद जब डाउन हुआ थोड़ा सा काम, जब वो मैं कंपनी कर रहा था तो 2011 में आपने पार्ट टाइम में काम शुरू किया? 2011 में पार्ट टाइम काम किया और 3-4 साल आपने काम किया? हाँ, बहुत शिद्दत से किया, जॉब के साथ? जॉब के साथ किया। और उस टाइम पे मैं लाइन में रहता था, फौजी जो भी। फिर कुछ दिन बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इस इंडस्ट्री में करियर नहीं है? जी 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 जी। तो आज आप सक्सेसफुल हैं?
वो सारे काम कर चुके थे ना जो करना चाहिए। हाँ, हाँ। मैं जैसे सिंगल रहता था तो मुझे लगा कि भाई कुछ आउट लिविंग सैंक्शन अगर ले लेंगे तो शायद थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए। फिर आप धीरे धीरे जिस जोश के साथ शुरुआत किए थे वो जोश डाउन हो गया। थोड़ा सा डाउन। ये मैं बिल्कुल इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये कहानी होती है। हाँ हाँ। और जब हम ये बातें कर रहे हैं तो वो शायद कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। जी जी। तो धीरे धीरे आप फिर शांत हो गए, आपने काम करना बंद कर दिया। लगभग मुझे ऐसा लगा कि शायद अब कैसे हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रयास करने के बाद भी वो अचीवमेंट नहीं आ पा रहा था जिसके लिए आए थे। दोबारा फिर इस इंडस्ट्री में क्यों? और मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना करने के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि अब हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना बिजनेस में जो भी रिक्वायरमेंट जैसे भी मैंने 100% फुलफिल की। फैमिली मैंने रखनी रखी थी, सिर्फ बिजनेस के लिए मैं फैमिली को लेके गया। उसके बाद जब मेरे भाई की शादी थी फिर मैंने फैमिली को घर पे छोड़ा। उसके बाद फिर लाइन में प्रॉब्लम आई, दोबारा फिर मैं बच्चों को लेके गया। मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हुआ लेकिन मैंने वो नहीं लिया ताकि मैं बाहर निकलूँ। मैं सिविल में जाके क्वार्टर लिया, एक 900 रुपये का छोटा सा क्वार्टर में रहता था। वहीं किचन था, वहीं सब कुछ था। वहीं एक टेबल लगाई हुई थी मैंने, जो रात को 2 बजे अपने लोगों के साथ मीटिंग करता था। तो इतनी मेहनत करने के बाद नहीं हुआ तो फिर मतलब मन थोड़ा सा हुआ कि यार कैसे फिर बिजनेस छोड़ के जॉब में हाँ अपना फोकस हो गया। हाँ, फिर जॉब में फोकस हो गया और फिर मैं जॉब की ही प्लानिंग करने लगा। मैंने रिसेटलमेंट कोर्स किया अम्बाला में कि जाने के बाद बैंक की जॉब लग जाए थोड़ा। मुझे याद है हमारी मुलाकात आपसे 2 बार हुई थी, एक 2011 में हुई थी और एक 2013 या 14 में फर्रुखाबाद के अंदर जी हमारी मुलाकात हुई थी। फिर मैंने देखा कि आप बिजनेस से लगभग आउट हो गए। जी जी। फिर दोबारा कैसे? एक्चुअली उस टाइम पे बिजनेस में था, मेरी पोस्टिंग गंगानगर में थी तो मैं अच्छा, छुट्टी तो नहीं आप आए नहीं थे हाँ, उसमें, मैं आ ना? नहीं पाया था। हाँ। फिर दोबारा इंडस्ट्री में फिर एंट्री कैसे हुई? दोबारा सर एक्चुअली 2017 में आपका कॉल गया, फिर शिव कुमार सर ने बार बार अप्रोच किया और मैं मना करता रहा कि अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो और मैं हमेशा ये बोलता था कि अगर करेंगे भी तो पेंशन आके करेंगे और आप बताना कहाँ करेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना कर लिया, सबको तो बता दिया, अब किसको बताएंगे। तो आज फील होता है कि वो एक माहौल होता है। माहौल में मुझे उस टाइम जब काम करता था तो ऐसा लगता था बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब माहौल से बाहर हुआ तो अब ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। फिर लगातार अप्रोच, लगातार कॉलिंग, 15 दिन में एक बार सर का कॉल आ जाता था। 2016 में हमें याद है कि जब हमने AWPL में शुरुआत करी थी तब हमने आपको अप्रोच किया था और आपने आईडी भी लगाई। जी जी आईडी। लेकिन 17 में भी एक बार मुझे याद है जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी होंडा सिटी, तो मैं गाड़ी लेके फर्रुखाबाद गया बिल्कुल था। मुलाकात हुई थी सर। हाँ, हमारी थोड़ी मुलाकात हुई जी, थी। जी। हमने कोई ट्रेनिंग रखा था और आप कैजुअल ड्रेस में भी आए थे। फिर भी आप उस समय सीरियस नहीं हुए। नहीं। और फिर एकाएक 2018 में आपका खुद चल के कॉल आया, आप खुद वाराणसी आए। 2018 में आपने रिटायरमेंट आने के बाद फिर से शुरुआत करी और 2018 से अगर मैं 2025 की जर्नी देखता हूँ तो आपने बहुत फास्ट ग्रोथ किया, बहुत फास्टेस्ट अचीवमेंट लिया। मतलब लोग जो 20-20 साल में नहीं कर सके वो आपने पिछले 7 सालों के अंदर कर दिया। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ 2018 में कि आप मतलब आए और मतलब कमाल किया उसके बाद? तो एक्चुअली क्या है, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो वाराणसी वाला जो आपने जिक्र किया वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग भी किया, आपसे मुलाकात हुई, सर से बात हुई तो मैंने स्टार्टिंग भी कर दी, लेकिन वो मन से स्टार्टिंग नहीं की। जो वो जुनून था पहले वाला, वो जुनून नहीं आ पा रहा था। तो मैं पेंशन आने के बाद कभी लोअर टी शर्ट पहन के 13-14 लाख रुपए मुझे मिले थे। तो मैंने कहा कोई प्लॉट मिल जाए। तो 13-14 लाख रुपए में इतना भी नहीं था कि बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाए। तो जो प्लॉट मुझे पसंद आता था वो पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, और जो पॉकेट अलाउ करती थी वो प्लॉट मुझे पसंद नहीं आता था। तो 2 महीने मैंने ऐसे ही निकले। फिर वो मई या जून के आसपास वो ट्रेनिंग थी वाराणसी में, LLT ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे। और सर वो ट्रेनिंग मेरी ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट रहा। वहाँ पे कोई बात मुझे भी नहीं पता कौन सी बात, क्या मुझे बात लगी उस ट्रेनिंग में, और वहाँ से मैं मन बना चुका था कि बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब एस्क्लेपियस वेलनेस। मतलब विकास जी को 2018 में सीरियस अगर किसी चीज़ ने किया, रिटायरमेंट के बाद भी, जी जी, तो ट्रेनिंग ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बड़ा रोल उस वो ट्रेनिंग ने माइंड में ऐसा हिट किया कि फिर आपने फुल फेस के साथ काम करना शुरू हाँ, किया। वो ट्रेनिंग मेरे ज़िंदगी की, मुझे याद है
कि उस ट्रेनिंग के बाद जो स्पीड आई है, क्योंकि काम कर रहे थे आधे अधूरे मन से, फिर भी अच्छा फैमिली भी कि बैंक का फार्म भर आप दो। रिटायरमेंट सेल्फ लेके आए थे या रिटायरमेंट आपने डायरेक्ट सेलिंग के लिए लिया था? सेल्फ लिया, डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि जॉब नहीं करनी थी, जॉब ही करनी थी, बट ये नहीं कि रिटायरमेंट में डायरेक्ट सेल जब ले मतलब लेते एक तब। नॉर्मल प्रोसेस में रिटायरमेंट जो होता है हाँ वो लेके आप आए थे? जी 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 जी। अच्छा। और आने के बाद फिर दोबारा इस इंडस्ट्री का में इंटरेस्ट आपका आया उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के? उस ट्रेनिंग को अटेंड कर, वो टर्निंग पॉइंट रहा मेरे जीवन का, क्योंकि उससे पहले परिवार भी डिस्टर्ब कर रहा था कि आप बैंक का फॉर्म भर दो, आप कोई और जॉब देख लो, और मैं भी डिस्टर्ब था, और मुझे ये नहीं पता था कि ज़िंदगी कहाँ जाएगी, और मुझे ऐसा लगता था कि 20-25 हज़ार रुपये भी कहीं से और मिल जाए तो पेंशन और ठीक ठाक अपना चल अच्छा, एक आर्मी पर्सन अगर रिटायरमेंट आता है तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेते हैं, आप भी इन्फेंट्री से थे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस खोल लेते हैं, जो रिटायरमेंट के पैसे आते हैं उस पैसे से वो खुद का बिजनेस खोल लेते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, मतलब आपने भी एक बिजनेस चूज किया, भले दोबारा चूज किया बट आपने भी एक बिजनेस चूज किया। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि एक बहुत बड़ी लेसन लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ आने के बाद खर्च करना पड़ा? हाँ खर्चा तो हुआ। खर्चा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में खर्चा कुछ है नहीं, कुछ भी लगाना नहीं है और कमाने करोड़ों हैं, जो कि मेरे अनुसार ऐसा होता नहीं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा AWPL में आने के बाद? मुझे एक्चुअली पहले से ही पता नहीं, अब आप का जो मार्गदर्शन था ऐसा था कि पहले से वो समझ थी कि भैया पैसा लगेगा। मुझे याद है, मुझे टोपाज या तो बन गया था या तो टोपाज बना नहीं था। तो पहली बार आपसे बात हुई तो मैंने 10 कदम ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है वो रखी, और इवेंट मैनेजर के थ्रू वो होटल बुक था, और वहाँ पे 25 लोगों को मैंने MG दी हुई थी, और वहाँ पे 25 नहीं आए, 13 ही पहुँचे। तो मुझे लगभग 45,000 पैसा जब आया नहीं था बिजनेस से इतना बड़ा, 45,000 रुपये मुझे जेब से पैसा देना पड़ा। फिर इवेंट मैनेजर से जब मैंने बात करी, बोला भाई MG तो देनी पड़ेगी। तो मैं अब ये कभी कभी लगता है कि शायद वो 45,000 रुपये नहीं मेरी पॉकेट से लगते तो वो 10 कदम वाला सिलसिला स्टार्ट नहीं होता। और मेरे बिजनेस में सबसे बड़ा रोल उस ट्रेनिंग का रहा है। उसके बाद फिर हमने बैच किया 35 का, फिर 80 का, फिर आज तो लगातार यही हमारी इंडस्ट्री का एक्चुअल देखा जाए तो रियल इन्वेस्टमेंट। हाँ, रियल बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, मैं बताता हूँ यहाँ इन्वेस्ट करना होता है, और ट्रेनिंग्स, मीटिंग और अपनी टीम की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होता है ना। तो 7 साल सर आपको AWPL में हो गया। जी जी। यहाँ अचीवमेंट कैसी रही? यहाँ तो मतलब सब कुछ, क्या क्या अचीवमेंट रही? यहाँ तो बहुत बड़े अचीवमेंट रहे कि जो एक्सपेक्टेशन में नहीं थी। और एक्चुअली देखो AWPL स्टार्ट किया लेकिन फिर भी वो विजन नहीं आ पा रहा था। और मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था होंडा सिटी की, वो वरना मैं होंडा की शोरूम में गया था। आपसे उस टाइम बात हुई मेरी, आपने थोड़ा सा भरोसा दिया। और मैं कभी भी है ना अपलाइन पे बड़ा ब्लाइंड फेथ करता हूँ, और मेरे जीवन में जो भी कुछ है मैं अपलाइन की वजह से हूँ। आपने बोला मर्सिडीज़, तो उस दिमाग से मर्सिडीज़ सेट हो गई, और 11.5 महीने मर्सिडीज़ आ भी गई। फिर C क्लास मैंने ली, फिर एक और गाड़ी फॉर्च्यूनर ली, फिर एक और क्रेटा ली, उसके बाद फिर एक और GL ली, मर्सिडीज़ ली, और अभी लेटेस्ट BMW ली है। और तब भी लोगों को ऐसा लगता था। यहाँ आने के बाद 5-6 गाड़ियाँ हो गई। 6 गाड़ी, और फिर प्लॉट लिया, करोड़ों का घर बनाया, आज 5-6 करोड़ का घर है मेरठ में। तो 7 साल के अंदर? 7 साल में सब कुछ चेंज, और भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आज मतलब पिछले 7 साल के जर्नी को देखें तो आप एक सफल डायरेक्ट सेलर हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस आपने बिल्ड किया है, लाखों लोगों की आपके पास टीम है। हर वो अचीवमेंट जो है इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक डायरेक्ट सेलर सोचता है, हर वो अचीवमेंट आपने यहाँ से हासिल किया। अब मैं अगर आपके पास्ट को थोड़ा पलट के देखता हूँ और करंट सिचुएशन को देखता हूँ तो एक चीज़ समझ में आता है कि एक रिटायर आर्मी पर्सन से किसी कहानी की शुरुआत होती है, और वो इंसान पिछले 7 साल के अंदर जो ज़िंदगी जी रहा है वो एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर की ज़िंदगी जी रहा है। तो दोनों में आपको मतलब क्या अलग क्या महसूस होता है? एक वो ज़िंदगी जो आपने 15-20 साल जॉब करके लिया है, और एक वो ज़िंदगी जो पिछले 7 साल में आपने अपने और अपने परिवार को दिया है, दोनों में क्या आपको क्या अलग महसूस होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस आया है इन 7 सालों में मेरी लाइफ में, मेरे परिवार की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। और उस टाइम पे बड़ा एडजस्टमेंट की लाइफ थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ता था। आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आज मम्मी पापा को भी ज़रूरत पड़ती है, हालांकि वो कराना नहीं चाह रहे थे। इसमें एक और छोटा सा ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा भाई MBA मैंने उसको कराई थी जब मैं फ़ौज में नौकरी करता था। तो पापा ने बोला था कि यार
पापा मत का मन नहीं था उसको एमबीए कराने का, बट फीस पापा ने दी और खर्चा उसका हॉस्टल का मैंने पे किया। अच्छा। तो हर महीने जब सैलरी भी कम हुआ करती थी तो 5,000 रुपये मैं उसको देता था हॉस्टल का खर्चा उसका, और एमबीए करके वो जॉब में चला गया। तो पापा भी खुश नहीं थे कि मैं भी इस इंडस्ट्री को कंटिन्यू, क्योंकि बहुत साल काम करके वो अचीवमेंट नहीं आ पाया था। लेकिन जब अचीवमेंट आया, वो गाड़ी ली पहली मैंने सी क्लास, उसके बाद जब प्लॉट लिया, फिर घर बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो घर का माहौल था, जो पापा मम्मी थे वो भी पॉजिटिव हुए, और भाई मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव था इस बिजनेस से, वो पॉजिटिव हुआ। और अभी तो वो भी अच्छे लेवल पे है, और लास्ट 1.5 साल में उसने अपने 1 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के फुल टाइम बिजनेस कर रहा है। अच्छा, आपका भाई भी बिजनेस कर रहा है हाँ, अभी के बिजनेस समय कर रहा है मेरे साथ में, अभी साथ में है। जॉब उनका भी छुड़वा दिया? हाँ, जाओ जॉब छोड़ दी उन्होंने। अच्छा, मतलब आपके अनुसार मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर किसी को सफल होना है इस इंडस्ट्री में तो फुल डेडिकेशन के साथ फुल टाइम काम करने से सफलता की रेट ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, फुल डेडिकेशन से बहुत, क्योंकि एक्चुअली आत्मीयता से किया मैंने बिजनेस ये, और कभी भी मुझे बिजनेस करते हुए ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं कर पाएंगे इसको। पुराने सिस्टम में थोड़ा सा फर्क रहा है, इसलिए अचीवमेंट नहीं आ पाया, और यहाँ पे वो जो फुलफिल हुई हैं जो कमियाँ थी, इस वजह से आज इतना बड़ा अचीवमेंट आ पाया लाइफ में, और आज सारा माहौल ही पॉजिटिव है। तो 7 से 8 साल में लगभग विकास सर आपने 8 से 9 लाख लोगों का परिवार बनाया। और बोलते हैं कि एक इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होता है तो वो अकेले सक्सेसफुल नहीं होता, कई लोग उसके साथ सक्सेसफुल होते हैं। और कई लोगों की सफलता का मतलब है कि उस इंसान के माध्यम से कई लाखों लोगों का परिवार, उसका पालन पोषण होता है और उसके सपने पूरे होते हैं। लेकिन इसमें एक और बात सत्य है कि जब ये जर्नी शुरू होती है तो सबसे पहला मुकाबला अगर इंसान का होता है तो उसके खुद के परिवार से बहुत बड़ा मुकाबला होता है। तो क्या ये सिचुएशन, ये जो कंडीशन है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये कंडीशन आपने भी फेस किया? हाँ बिल्कुल सर, 2-3 बार ऐसा हुआ है लाइफ में। जब पहले मैं काम करता था तब भी मैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बड़ी आत्मीयता से मैंने इस इंडस्ट्री को किया है और जिया है, तो मुझे तो 100% लगता था कि हम अगर कहीं बड़ा करेंगे तो इसी इंडस्ट्री में करेंगे। लेकिन शायद वो फैमिली को नहीं लगता था, क्योंकि आया नहीं था कुछ भी इतना बड़ा। तो एक दौर ऐसा था कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था इस बिज़नेस को लेके, और उस टाइम पे घर में बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा विद्रोह हुआ और बहुत सारा झगड़ा हुआ। तो क्योंकि मेरी पोस्टिंग आ गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमने मेहनत की है 3-4 साल, वो शायद वो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी अगर मैं यहाँ से इस सिटी को छोड़ता हूँ। तो अब मुझे दो चूज करना था, दो में, या तो बिज़नेस या तो जॉब को कंटिन्यू करूँ या तो मैं बिज़नेस करूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जॉब हम छोड़ते हैं, बिज़नेस करेंगे कंटिन्यू। लेकिन वो घर में इतना ज़्यादा हुआ, तो उस टाइम पे फिर एक मेरा लीडर था डायरेक्ट, और वो सारी सिचुएशन को देख रहा था। अब यहाँ पे कई बार अगर जो आपकी कोर है डायरेक्ट सेलिंग में, जो एक बात बोली जाती है कोर, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, आम लाइफ में भी कोई भी इंसान बड़ा बनता है तो उसके जो मेन लोग होते हैं वो मजबूत और मैच्योर होने बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे वो मैच्योरिटी दिखाई, और सर ने बोला कि मैं डिसीजन ले लेता हूँ सर, आप पोस्टिंग चले जाओ, मैं जॉब छोड़ देता हूँ। एक को छोड़नी थी, तो उस टाइम पे फिर सर ने छोड़ा। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आई लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे एक टाइम ऐसा होता है कि हर परिवार को पैसा चाहिए। फिर ये पहली पारी की बात हो ये रही पहली पारी की बात थी। और फिर जब यहाँ पे आए तो शुरुआत में था कि भाई अचीवमेंट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन जब बड़े लेवल पर अचीवमेंट तो एंगेजमेंट बढ़ा। जैसे आज मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग महीने के 25 से 28 दिन में बाहर हूँ। नहीं, ये सवाल भी कई लोग पूछ रहे थे जी। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि विकास सर से एक बात पूछिएगा कि बिज़नेस जैसे जैसे बड़ा होता है इंगेजमेंट बढ़ते जाती है। हम लोग कई दिनों तक बाहर रहते हैं, यहाँ से आए फिर सामान पैक करके दूसरे शहर में ट्रेनिंग के लिए, फिर तीसरे शहर में, तो आज पैसा भी आता है, पैसा भी है, अचीवमेंट भी है, और इंगेजमेंट भी उतना ही ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जाहिर सी बात है कि इंसान अपने बीवी बच्चों का जो टाइम है वो किल करके दूसरे को देता है, तो परिवार का रिफ्लेक्शन तो आता ही होगा। उसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि ये जो हैंडल कर गया ना वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो इसमें उलझ जाता है वो फेल हो जाता है। इसको आपने हैंडल कैसे किया? हाँ बिल्कुल आता है, और ये बहुत ही आई है ऐसी कई बार सिचुएशन, क्योंकि टाइम कम घर पे दिया जाता है। लेकिन
ये जो चीज़ें बनाई हैं, एक इंसान जब ऊपर जाता है तो, और हमारा जो बिज़नेस है वो पब्लिक का बिज़नेस है, लोगों का बिज़नेस है, तो लोगों का करियर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम, अगर हम परिवार के किसी भी उसमें, एक्चुअली आम क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी वाइफ भी, हमारे बच्चे भी, कि पैसा कमा लो। चाहिए, पैसा कमा लो, और जब पैसा आता है तो हम दो और हमारे दो। लेकिन हम जिन लोगों की, अब ये हमने फील किया है ना, हमें किन लोगों की वजह से, जैसे मैं रैंक, मेरा शुरुआत में छोटे रैंक थे, तो आज बहुत सारे लोगों के छोटे रैंक हैं, और वो भी अपने, उनका भी परिवार उनसे कोई ना कोई होप रखता है। तो बिज़नेस की जो सिचुएशन, कई बार रिलेशन में से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया कि टाइम नहीं देता, ये तो बिज़ी हो गया, ये तो बड़ा बन गया। अरे भाई, बड़े नहीं बन गए, मेरा बिज़नेस की कंडीशन ऐसी है कि मैं चाह के भी जो चीज़ें इतनी मेहनत से खड़ी की हैं उनको ख़राब नहीं कर सकता। ये मेरा अपलाइन फील कर सकता है, या इस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ, मेरे डाउनलाइन कर सकती है। तो आई है कई बार सिचुएशन, उसको जो हैंडल आपका काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप उसमें सरेंडर करके फिर वही है, अपने परिवार को टाइम देना शुरू करो, बिजनेस अपना राम भरोसे छोड़ दो। कई लोगों का बिजनेस इसी वजह से खराब हुआ। एक दिन में खराब नहीं होता, लेकिन हो जाएगा अगर आपने कई लोगों को मैंने देखा जो बड़े लेवल पे जाने के बाद फैमिली में ज़्यादा इंगेज हो गए। जी सर। और कई लोगों से जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने बताया कि सर पैसा कमाए किसके लिए। हाँ, और ये बहुत बड़ा, अच्छा, फैमिली भी कई बार ये बोलती है कि पैसा ही सब कुछ हो गया। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार, जब तुम्हारा, जब क्या था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे भाई, अब हम नहीं पीछे हट सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये चीज़ें बनाई है। और अगर एक बार ख़राब हुई तो ना मम्मी बना सकती इस चीज़ को, ना पापा बना सकते, ना फैमिली बना सकती। इस चीज़ को बनाना मुझे ही पड़ेगा। तो जो सफ़र मैंने किया है, उस जर्नी, जो मैंने सारी रात गाड़ी चला कर दिन में काम किया है, पूरी पूरी रात गाड़ी चलाई, दिन में काम किया है, तो दोबारा मैं उस जगह जाना नहीं चाहता। इसलिए मैं 1% भी अपने बिजनेस के को लेकर लापरवाह नहीं हूँ। और मेरे लिए आज भी बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, और जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन भी फर्स्ट प्रायोरिटी था। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और एक बार बनना और बने रहना दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छा, इस लेवल पे ना एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कर्तव्य वाली बात आ जाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है आज के डेट में। ये बात सत्य है कि जितना पैसा कमाना चाहिए था उतना इंसान कमा लेता है एक बड़े रैंक पे आने के बाद। जैसे आप कंपनी के एम्बेसडर हैं तो आपके पास आज इज्जत, मान, सम्मान, पैसा सब कुछ है। बिज़नेस भी पैसिव इनकम पे है, ऐसा नहीं बोल सकते। जिसके टीम में आज 8-9 लाख लोग काम करें उसका बिज़नेस भी पैसिव हो जाता है। उसके बाद भी इंसान को ग्राउंड में भागना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो उसका कर्तव्य उसको बार बार याद दिलाता है। क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम बड़े बने, आज जब उनको बड़े बनाने की बारी है तो शायद हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे इसमें कोई कुछ भी बोले, भगवान भी विरोध करे तो हमें भगवान को भी बोलना चाहिए कि हे प्रभु कुछ दिन तक शांति बरत लो। जी जी। जिन लोगों ने हम पे विश्वास करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, बिल्कुल, हम थोड़ा उन्हें वहाँ तक पहुँचा दें। तो क्या लगता है सर, इस इंडस्ट्री में कभी भी जो लोग बात करते हैं टाइम फ्रीडम, मतलब आप कुछ मत करो, रिटायर हो जाओ, ये रिटायरमेंट फेज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए कि हम रिटायरमेंट हो जाएं, क्योंकि हम जितने बड़े लेवल पर जाएंगे हमारी जिम्मेदारियां उतनी बड़ी होंगी। और मैं कई बार फील करता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है जब स्टेज पर जाकर लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से। मैं तो बहुत फील करता हूँ, कई बार भावुक भी होता हूँ। अभी मैं एक टूर में था, उस टाइम पे कुछ स्पीचेस थी लीडरों की हमारे, जो कहीं ना कहीं मेरा और उनका साथ रहा है। मुझे नहीं पता हमारा क्या रोल रहा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सर आपकी वजह से, तो बड़ा सुकून मिलता है। और उस इसलिए आज मेहनत हो रही है कि मैं नहीं, मेरी वजह से और ज़्यादा लोग आज इस रैंक को अचीव करें जिस रैंक पे मैं हूँ, या और आगे जाएं। तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फाई, उसको कोई नहीं समझ सकता फिर। और सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। इंसान जब सफल नहीं होता, अच्छा, उसके पास सारे ऑप्शन होते हैं। ये बातें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। और जब सेक्रीफाइस की बात आती है, उसमें पीछे हट या जाते हैं वो लोग। विरोध सहने की बात आती है, तो फिर पीछे हट जाते हैं। और कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर बिजनेस खराब होने का सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है, क्योंकि परिवार को उतना मिल गया जो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट बहुत सारे लीडरों को अभी भी हमसे कुछ होप है, हमसे कुछ आशाएं हैं,
और उनका परिवार को उनसे हो पाए। उसके लिए विकास जी आज हमेशा भागते रहते हैं, उसके लिए मैं 28 दिन क्योंकि मैं देखते रहता हूँ आपका कभी सुबह फ्लाइट होती है, कभी मॉर्निंग में। आज मैं देखता हूँ कि आप 30 दिन के अंदर लगभग 28 दिन 25 दिन ग्राउंड में दिखाई देते हैं, फैमिली में कम रहते हैं। और ये रीज़न है सर आपकी जो इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 7 साल में द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेज जो आपने डेवलप किया है, मुझे अभी ऐसा भी मैं लगता है। भावुक हो रहा हूँ आपसे बात करते हुए। एक्चुअली जब मैं लोगों के कैरियर के लिए सोचता हूँ ना, फिर मतलब वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। फिर उनका कैरियर और उसके लिए हमें कितना भी भागना पड़े, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इंसान सर आगे बढ़ता है और इसीलिए अचीवमेंट, क्योंकि पब्लिक की इंडस्ट्री है। हम लोग भी आज काम करते हैं तो इसी चीज़ को दिमाग में लेके काम करते हैं। लोगों की इंडस्ट्री है और हमने जो अपनी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री में लगाई है वो लोगों के लिए लगाई है, तो उसके लिए जो भी करना पड़े हर त्याग को हमें करना चाहिए। और मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ कि हमारे पास 2 परिवार है, एक वो परिवार जो हमारे घर में है और एक वो परिवार जो ग्राउंड में है। और जो ग्राउंड के परिवार है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो अगर हम 24 घंटे की टाइम को देखें तो हमें ज़्यादा टाइम वहाँ देना चाहिए। और उनको उतना नहीं देते जितना वो हमें देते हैं। हाँ। ग्राउंड वाला जो परिवार है ना, वो अल्टीमेट है। वो कई पीढ़ियों का आपको बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी देते हैं, कई पीढ़ियों का आप समझ लो कि एक सेफ्टी देते हैं, जिसमें आप आने वाले समय में बोलते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर ना रहे फिर भी उसका परिवार एक सुकून की ज़िंदगी जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी सर, मतलब मैं आपको देखता हूँ पूरे मोटिवेट रहते हो आप। आज भी जब मुझे यहाँ बुलाना था तो कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने सुबह फ़ोन किया, विकास सर आ जाओ, बोला यस सर आते हैं। इतनी मोटिवेशन लाते कहाँ से हो? एक्चुअली सर क्या, ये मैंने अपनी ज़िंदगी का मतलब एक वो रूल बनाया हुआ है कि अगर मुझे एक बार अपलाइन ने कहीं बोल दिया तो किंतु परंतु नहीं करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने किंतु परंतु कर दिया तो सक्सेस मेरे से नाराज़ हो जाएगी। और मैं इसलिए कभी नहीं बोलता किंतु परंतु। बिल्कुल मुझे पता है आपने कॉल किया और मेरा यही जवाब था कि ठीक है मैं आता हूँ, अभी बस मैं इतने बजे आपके पास पहुँच रहा हूँ। तो मोटिवेशन तो सबसे बड़ा यही है कि लोगों की जो जिम्मेदारी इंसान लेता है तो वो अपने आप, जैसे मैं एक बार इसमें एक स्टोरी भी हम ऐड कर सकते हैं। एक माँ या बहन जब होती है घर में, तो अगर वो अकेली है तो हो सकता है वो सब्जी भी ना बनाए, चटनी से या रूखी खा लेगी। लेकिन अगर उसका बच्चा है या उसका हस्बैंड है तो 100% सब्जी बना कर खिलाएगी, भले ही वो 11 बजे दोबारा उठे। तो जब दूसरे के लिए इंसान करता है तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है। तो अगर हम लोग के लिए कर रहे हैं कि मेरा ये वाला लीडर आज इस रैंक पर आएगा, अब अपने लिए नहीं भागना, लोगों के लिए जब हम भागते हैं तो अपने आप एनर्जी, अपने आप मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के लिए कर रहे हो। मतलब आज अपना ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए, बस। बहुत बड़ी बात है सर। ये जनरली इस स्वार्थी समाज में लोगों के अंदर ये भावना आती नहीं है जो आप दिखा रहे हो। जब प्यार मिलता है ना उनका, हाँ। तो अब लोगों को मिलता नहीं होगा या तो, और मुझे दिल से प्यार मिलता है तो मेरा भी दिल करता है कि पता नहीं क्या दे दूँ, बस ये इसलिए भाग रहे हैं। इस इंडस्ट्री में सर बोलते हैं कि किसी भी इंसान को आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने भी बताया कि सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सीरियस ही तब हुआ बिल्कुल। जब ट्रेनिंग आपने अटेंड की। आपको क्या लगता है एक आम डायरेक्ट सेलर की अगर हम बात करें जो इस बिज़नेस में नया आया है, उसके लिए ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ज़रूरी है उसके लिए? ट्रेनिंग ही बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। और बहुत सारे लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होने के बाद कामयाब नहीं हो पाते तो मैं बहुत बड़ा कारण ट्रेनिंग को मानता हूँ। क्योंकि आम लाइफ में इंसान जब कामयाब होता है, या मेरी खुद की ज़िंदगी में मेरा टर्निंग पॉइंट ही ट्रेनिंग रहा है। शायद मैं आज इस लेवल पे भी नहीं होता, इस रैंक पे भी नहीं होता और आपके सामने ऐसा इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो मैं उन हर एसोसिएट या डायरेक्ट सेलर को कनेक्ट करना चाहूँगा जो लोग ट्रेनिंग से बचते हैं या ट्रेनिंग से भागते हैं। क्योंकि मैं 100 नहीं, मैं 1000% बोलता हूँ कि बिना सीखे तो कुछ काम नहीं किया जा सकता। और बोला भी जाता है बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता और सीख के हवाई जहाज़ भी उड़ा सकता है। तो अच्छा, हम कई बार सोचते हैं अचीवमेंट तो आ जाए लेकिन सीखते नहीं हैं। तो मैं हर डायरेक्ट सेलर को बोलूँगा अगर इस इंडस्ट्री में आपको बड़ा करियर बनाना है तो ट्रेनिंग से कभी मत बचिए। और मेरी लाइफ में हमेशा मैंने फील किया, जब जब मैंने ट्रेनिंग ली है मेरा काम बढ़ा है, जब जब मेरी ट्रेनिंग ली है मेरा माइंड सेट हुआ है, और जब जब मैंने ट्रेनिंग ली है मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की किया है। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है और ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। खुद को आपने सिखाया? खुद को सिखाया। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक ट्रेनिंग 2 ट्रेनिंग, जब तक भी मैं कामयाब ना हो जाऊं तब तक मैं ट्रेनिंग में जाता रहूं, तब तक ट्रेनिंग लेता रहूं, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग लेनी पड़े। एक अंदर की सर बात पूछता हूँ आपसे, क्योंकि
ये जो सवाल है ना, इसका जवाब एक बड़ा डायरेक्ट सेलर ही दे सकता है, जिसने मतलब इस इंडस्ट्री को जिया है। कई लोग हमारे साथ आते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, और आने के बाद उनके दिमाग में एक चीज़ चलता रहता है कि यार ये तो बिज़नेस जो है वो अपलाइन का है, मतलब वो अपना नहीं मानते हैं, और उनके काम करने के तरीके, उनके रवैये, सब कुछ ये फील कराता है कि ये धंधा हमारा नहीं है, अपलाइन का है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत बड़ा बन भी नहीं पाते। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि वो बढ़ रहा है, ऐसी स्टेटमेंट लोग देते हैं। मेरी वजह से उसका चेक बन रहा है, मेरी वजह से वो पैसे कमा रहा है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? ये एक सबसे नेगेटिव स्टेटमेंट है, और इसकी वजह से बहुत सारे लीडर और बहुत सारे नए लोग अपने बिजनेस को ख़राब करते हैं, अपना करियर एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा जो अपलाइन था जिसने मुझे डायरेक्ट ज्वाइन कराया था बिजनेस में, वो 1 महीने बाद पोस्टिंग चला गया था। तो मैंने फर्स्ट डे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और इसलिए शायद मेरी स्पीड या मैं इस जगह पे हूँ कि मैंने फर्स्ट डे से बिजनेस को अपना माना है। और जैसे मैंने बाइक ली तो मुझे पैसा बिल्कुल भी नहीं आया था, मैंने लैपटॉप लिया, मुझे बिजनेस से पैसा आया ही नहीं था। लेकिन अब मैंने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की कि मुझे कोई करके दे देगा, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मुझे बनाना है। मैं याद है, मुझे साइकिल पे पंखा लेके मैं जाता था, एक टेबल फैन, वो तूफान फैन उस टाइम पर आया करता था। तो एक स्कूल लिया मैंने, और मैं साइकिल पे तूफान फैन रखता था, और मुझे बोलना आता नहीं था क्योंकि मैं आया था इंडस्ट्री में। और बोलता मैं एक बंदे के सामने, मेरा शाही नेचर शुरू से रहा है। अगर आप कोई गाँव का भी बंदा मिले, मेरा इतना शाही नेचर कि मैं बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करता था। तो मैं लैपटॉप पे अपने अपलाइन को चला दिया करता था, और उनको सुनवाता था ज़बरदस्ती लोगों को, सामने टेबल लगा के। आज मैं वो देखता नहीं हूँ करते हुए। और अपलाइन से लैपटॉप भी उन लोगों को रहता है कि अपलाइन से मिल जाए, सुविधा सारी अपलाइन दे दे, वेन्यू चला के अपलाइन दे दे। ये तो बनानी पड़ती है खुद से, क्योंकि मेरा बिजनेस तो मैं ही बनाऊंगा, अपलाइन नहीं करके देगा। मतलब सफल वही होगा जो बिजनेस को अपना मानेगा, बिल्कुल। और अपना मान के शुरुआती समय से ही काम करेगा। ये बिजनेस अपलाइन का नहीं, खुद का है। खुद का, ये स्टेटमेंट जिसके अंदर सेट हो गया, वो कामयाब 100% होगा। और वही इंसान कामयाब हो सकता है। ये स्टेटमेंट ही सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, हम्म, कईयों का हो ही नहीं पाता। हम्म। और इसी वजह से बहुत सारे लोग। आपके अनुसार क्या लगता है, कोई एक बंदा जब हमारे बिजनेस में आया एज ए फ्रेशर, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, एक फ्रेशर को कौन से 5 काम करने चाहिए जिससे उसका ग्रोथ और उसकी रैंक लगातार बढ़ती चली जाए? सबसे पहले तो बेसिक, आप वही बताना जो आपने किया है। हाँ, इनविटेशन। क्योंकि मैं जब मुझे पता था फौज में हम काम कर नहीं पाते थे, और अब आपने बोला है कि वही बताना जो आपने किया है, तो मेरे कुछ लोग वो भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, जो मेरे साथ उस टाइम पे काम करते थे। तो आवास विकास एक जगह है फरुखाबाद में, वहाँ पे मैं अपने 8-10 लोगों को लेकर खड़ा होता था कि भाई 100 नंबर अनजान लोगों के मैं लेके आऊँगा, और 100 नंबर आप लोग लेके आना। तो हम लोग कोई भी रोड पे जाता था, सर नमस्कार, उसको इनवाइट करते। तो इनविटेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिज़नेस का, क्योंकि इनवाइट होंगे तभी सौदा प्लान होगा। उसके बाद सौदा प्लान बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका FIM आपको करना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, वो आपके लिए, आपको पूरी कंपनी का अचीवमेंट, कंपनी के लीडर का अचीवमेंट, वो पूरी नॉलेज अगर आपके पास होगी तभी आप अच्छे से FIM कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर विजन आप किसी को तभी दे सकते हैं। और ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई आप हर फ्राइडे की जो हमारी मतलब अगर हम बेसिक पकड़ ले, बेसिक पकड़, है ना, गोल सेट करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, जी जी, लोगों को प्लान करना और फॉलोअप करना, फॉलोअप करना, ये अगर बहुत, हम एक फ्रेशर को बोले कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो शुरुआत में ये 5 काम पे अगर वो फ्रेशर फोकस कर दे, जी तो जी, वो बिजनेस, आपने भी वही किया, मैंने 100% मतलब पक्का ये 5 काम किए। पाँचों काम ही। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना, बड़े लेवल लेवल पे आने के बाद लोगों को लगता है यार तो ये बन गए, जी जी जी, इनका तो काम हो गया। नहीं नहीं सर, मुझे याद है, मेरा लंच टाइम होता था, 2 घंटे होता था। हम्म, मतलब 3:30 बजे हम, 12:30 बजे छूटते थे ऑफिस से, और 3:30 बजे दोबारा हमें रिपोर्ट करनी होती थी। हम ड्रेस में जाके एक प्लान कर दे करते थे, कई बार ऐसा होता था खाना भी नहीं खाया और हमने जाके प्लान कर दिया। अच्छा। तो और फिर उसके बाद 7:30 बजे से फिर हमारा कोई टाइम टेबल नहीं था, 11, 12, 1, 2, 3 बजे, इस टाइप से हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो 8-9 बजे घर से बाहर निकलते हैं आराम से, और शाम को 5-6 बजे नौकरी जैसा घर आ जाते हैं। देखो वो, और ये रिलेट करेंगे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो सुन रहे होंगे, हाँ। मैं 100% ये बोल सकता हूँ कि वो लोग जोड़ तो लेंगे लोगों को,
लेकिन कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। आज जो कंप्लेंट आती है ना बहुत ज़्यादा कि मैं तो ज्वाइन तो बहुत सारे लोग हो गए, काम नहीं कर रहे। काम करने के लिए लोगों से रिलेशन डेवलप करना पड़ता है, और उनके उसके लिए साथ समय देना पड़ता समय है। देना पड़ता है। तो मेरी टेबल लगी हुई थी, मैंने बताया आपको 900 रुपये का मैंने क्वार्टर लिया एक, और उसमें किचन भी वहीं था, और साइड में कॉर्नर में मैंने टेबल लगाई हुई थी, और वहाँ पे मैं अपने लोगों के साथ बैठता था रात को 1-2 बजे। दूसरा सबसे बड़ा नियम मेरा ये था कि जब तक मेरा एक भी बंदा मार्केट में है तब तक मैं शूज़ नहीं खोलता था, चाहे 2 बज जाए। क्योंकि अगर वो गलती से मेरे घर पे आ गया और मुझे चप्पल में देख लिया तो दूसरे दिन वो 12 बजे चप्पल पहन लेगा। ये मेरा नियम रहा है हम्म शुरू से, और इसका मुझे बड़ा बेनिफिट मिला। मतलब लोग फिर ऐसे ही बनते चले गए, डुप्लीकेट हो गए। हम्म। कई लोग विकास सर ऐसा देखा जाता है कि वो हमारे इंडस्ट्री में आते तो हैं, थोड़ा काम भी करते हैं, फिर चले जाते हैं। क्या रीजन हो सकता है आपके अनुसार? एक्चुअली वो क्या, सीखने से पहले 2-4 बार ट्राई करते हैं, और जब वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड मार्केट में आता है, जैसे मेरा भाई कब आया, हम्म इससे ही आप रिलेट कर सकते हैं। मेरा भाई कब आया, जब मेरे पास अचीवमेंट आया। अब जो अचीवमेंट में जो संघर्ष है, वो जो आपने बहुत सारी दुख तकलीफ झेली हैं, लोगों ने मना किया, वो अगर जो झेल गया बंदा, या शुरू के 6 महीने 1 साल इस इंडस्ट्री में निकाल गया, तो वो परमानेंट हो जाएगा इस बिजनेस में। और जो शुरुआती 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में आउट हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ट्राई करने आते हैं। वो करियर उन्होंने बिल्ड करने का सोचा ही नहीं। हम्म। जबकि दुनिया में किसी भी काम से 2-4 दिन में करियर नहीं बनता, काम को मतलब जाते वही लोग हैं जो ट्राई करने आते जो हैं। ट्राई करने आते हैं, जो करियर बनाने आएगा वो वो नहीं, संघर्ष को झेलेगा संघर्ष को झेलेगा पक्का, और वो करियर भी बना लेगा। 100% बना। बिल्कुल सही बात आपने बताया सर। और मुझे भी ये चीज़ कई बार फील हुआ। मैं कई लोगों को देखता हूँ आए 2-3 महीना काम किए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर 1 साल करके देखता हूँ, अगर कुछ हुआ तो हुआ, हाँ, हाँ। नहीं तो कोई बात नहीं। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करियर के लिए नहीं है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये दुनिया के हर फील्ड की करियर के लिए है। अगर आपको किसी भी फील्ड में करियर बनानी है तो आपको समय देना पड़ेगा। करके देखने वालों का कुछ नहीं हो सकता। हर फील्ड में संघर्ष करना हाँ, पड़ता है, संघर्ष करना। और हर फील्ड के संघर्ष का एक कोटा होता है। आप जब वो संघर्ष का कोटा खत्म करते हैं तभी सफलता आती है। बिल्कुल। और वो जो टाइम है वो संघर्ष वाला, वो मैक्सिमम लोग नहीं दे पाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। हाँ, जैसे मैं कई बार, अब जब लोगों को मैं सुनता हूँ कि भैया वो परेशान हो गया, अचीवमेंट नहीं आया, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, जबकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। जब भी मुझे नहीं हुआ, मैंने मेहनत की, नहीं हुआ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि शायद मेरे अपलाइन ने इससे ज़्यादा मेहनत की होगी जो मैं अभी नहीं कर पाया, इस बार वो करेंगे। हम्म। तो ऐसी अच्छा, ये मेंटलिटी। जो लोग बोलते हैं मैंने जीवन में बहुत मेहनत किया और सफलता नहीं मिली, क्या ऐसा हो सकता है? ये उसका पैरामीटर है, हाँ उसका मापने का पैरामीटर है। हाँ। जबकि मैं हमेशा क्या करता था, जब बहुत की मेरा और नहीं हुआ, तो मुझे लगता था उतनी शायद नहीं की जितनी मेरे अपलाइन ने की। हाँ। तो अपने आप को तो बहुत जो जो मोटिवेट। ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, जी, जी। मैंने जीवन में बहुत मेहनत किया, मुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में बहुत मेहनत करे और सफलता ना मिले? ऐसा हो सकता है क्या? सर मैं बोलूँगा, फिर वो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, ये तराजू का पलड़ा थोड़ी कि 1 किलो मेहनत की, 2 किलो मेहनत की। हाँ। अरे जब तक मेहनत करो ना, जब तक सफलता ना मिले। इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता हुँ, कि कोई हद से ज्यादा मेहनत करे सफलता ना मिले, नहीं, नहीं, ऐसा चाहे कभी, फील्ड कोई भी हो। फील्ड कोई भी, लेकिन तोलना नहीं जा सकता। अब कोई 4 प्लान करके बोलता है कि मैंने 4 प्लान कर दिए, बहुत मेहनत की, या 4 महीने का, तो नहीं होगा। हम्म भाई 4 साल नहीं, 5वें साल में हो जाएगा। मैंने बताया मेरी भी शुरुआती करियर में अचीवमेंट नहीं आ पाया, लेकिन वो तो फिर भी हमने कंटिन्यू करा, और कंटिन्यू किया तो इतना बड़ा अचीवमेंट आया, और शायद छोड़ के चले जाते तो नहीं आते आज। एक और सर बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ आपकी टीमों से मैं बात करता हूँ, लोग आपके मतलब फैन हैं। मतलब आज अगर आपकी टीम में सबसे ज़्यादा कोई प्यार किसी से करता है तो लोग आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, आप सारे अपलाइनों के भी प्रिय हो, चाहे जितने भी हमारे सीनियर अपलाइन हैं, अगर मैं उनके बस से पूछता हूँ तो आप उनके भी प्रिय हो। आपके अनुसार क्या लगता है एक अपलाइन और डायलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए? ये बहुत बड़ा पार्ट है खैर। और फिर मैं, अब क्योंकि आप क्या पॉडकास्ट में, फील करते हो आप वही बता दो। मैं बहुत ही, अपलाइन सब कुछ है मेरे लिए, हम्म मतलब। और अपलाइन को चाहे मैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ी एक बाप की, एक भाई की, एक दोस्त की, तो वो अपलाइनों ने मेरे जीवन में रोल किया। और उनके लिए मैं आज भी वही बच्चा हूँ जिसने शुरुआती दौर में बिजनेस स्टार्ट किया था। और मेरा अपलाइनों से रिलेशन बहुत, और ये जो होप है अपलाइनों की मेरे से, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस उम्मीद पर मैं खरा उतर के दिखाऊं।
और जो एक्सपेक्टेशन मेरे अपलाइनों से मुझे है, मैं नहीं कह रहा कि मैं कर पाया, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वो कर पाऊँ। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसा रिलेशन उनको बिल्ड करना चाहिए जब अपने अपलाइन के साथ? जब आप लोग ये बोलते हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा होना चाहिए, हम्म, तो फिर लोगों को ये सोचना चाहिए कि फिर तू एज ए डाउनलाइन कैसा होना चाहिए। हम्म, और अपलाइन के साथ रिलेशन के बिना तो बिजनेस खैर अधूरा है और हो ही नहीं पाएगा। हम्म। यहाँ पे अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन दोस्त भी, बाप भी, बच्चा भी, हर तरह से। और छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उसमें मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, रिलेशन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट अपलाइन के तो आप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। तो ये मैं एडवाइस नहीं, ये डिमांड है इस इंडस्ट्री की, और ये मजबूरी है, हमें रिलेशन बिल्ड करने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा अपने स्वभाव को सरल रखो और और ईगो हम, से बचें। हाँ, हमें देखो ऐसा लगता है कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग नहीं, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में अगर किसी भी इंसान को सफल होना है तो उसके लिए एक मार्गदर्शक बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा रास्ता नया है, हम इस पे चले नहीं हैं। इसीलिए बोला जाता है अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन गुरु शिष्य जैसा मानते हैं, और लोग गुरुजी बोलते भी हैं। जी बोलते हैं, कई बार लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जब जॉब करता था मैं, तो मैं 5 बजे टक टक 4:30 बजे खड़ा हो जाता। हालांकि 4:30 बजे उठ के मैंने कभी प्लान नहीं किया हम्म, इस इंडस्ट्री में। और शायद 4:30 बजे प्लान करने के लिए कोई प्रेशर कर दे तो बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले जाएंगे, हम्म, लेकिन मैं टकाटक उठता था 4:30 बजे, क्योंकि बॉस का प्रेशर था। कोई हमने दुकान खोल दी 50 लाख की, तो लॉस का प्रेशर है। अब यहाँ पे अगर गुरु शिष्य का रिलेशन नहीं, गुरु शिष्य का रिलेशन है कि बात मानना, कि जब मैं अपने अपलाइन को गुरु के रूप में देखूंगा तो मैं उसकी कोई भी बात काट नहीं सकता, और जब बात नहीं कटेगी और बात 100% फॉलो होगी तो फिर काम होगा। तो इसलिए गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत जरूरी है, और इसलिए बनाया गया है डायरेक्ट सेलिंग में, मुझे लगता है। क्योंकि वैसे तो कोई बंद ही क्योंकि रास्ते अनजान है, अगर आपको उस रास्ते पे पहुंचना है तो किसी एक इंसान को अपना आइडियल, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा, जो 100%। आपको आगे तक का रास्ता दिखाए। इसलिए ये पार्ट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये लोगों को सीखना ही चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया विकास सर, क्योंकि आपकी टीम में एक खास बात मैंने देखी कि आपकी टीम की जो डेथ रेशियो है वो बहुत कम है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में जो मैक्सिमम लीडर्स हैं उनकी डायरेक्ट सेलिंग करियर की जो एक ग्राफ है ऐसी देखी जाती है कि वो चढ़ते हैं पीक पे और फिर धड़ल्ले से वो गिर जाते हैं। मतलब मैं कई लोगों को जानता हूँ, नाम मैं नहीं लूंगा, जो ऐसे पिक पे चढ़ते हैं और नीचे धड़ल्ले से गिर जाते हैं। कौन सी ऐसी 3-4 गलतियां हैं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं जिसकी वजह से बना बनाया बिजनेस उनका खराब हो जाता है? आपको क्या लगता है? 2-3 गलती बेसिक हैं जो इंसान कर देता है, क्योंकि देखो जब इतना बड़ा काम होगा, हालांकि इंसान छोटा सा भी बिजनेस करे तो उसमें बहुत सारी टेंशन होती हैं, और जब इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कई बार उस फ्रस्ट्रेशन में हम कुछ नेगेटिव बात लोगों से कर देते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। मतलब आपने अपनी 4 साल की मेहनत 1 मिनट गुस्सा आया और आपने खत्म कर दी, तो वहां पे अपने आप को संभालना, वहां पे अपने आप को शांत रखना। आपको कुछ भी हो, कोई भी कंप्लेंट, नेगेटिव बात आपको भूल के भी नहीं करनी इस बिजनेस में। अगर आप कर देंगे तो आप अपनी डाउनलाइन को खो देंगे, क्योंकि सिंगल माइंड अप्रोच हमारा बिजनेस होता है। दूसरा, आपको कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम पर्सनल लाइफ किसकी क्या है, किसी का घर में मदर कैसी है, फादर कैसे हैं, वाइफ, तो इससे हमें क्या मतलब है। हम प्रोफेशनली हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो हमें बिजनेस से ही मतलब होना चाहिए। तो हमें ज़्यादा किसी की भी पर्सनल लाइफ में ना तो अपलाइन की ना तो डाउनलाइन की ताक झाक नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा, कोई भी आप कोई नया काम कर रहे हो तो बिना अपलाइन के परमिशन के या बिना अपलाइन से पूछे नया काम कुछ भी अपनी मर्जी से ना करें। इसको हम 3 कार्डिनस रूल्स भी रूल बोल बोलते हैं, सकते हैं, हाँ बिल्कुल। है ना? यानी जो ट्रेनिंगों में बताया जाता है वो बिल्कुल सही बात है। इनको जो फॉलो करेगा उसका बिजनेस कभी खराब नहीं होगा, नहीं। और जिनके बिजनेस खराब हो रहे हैं उसमें ये 3 बहुत बड़ी वजह है। और ये है ना, कंप्लेंट आती भी है मेरे सामने, कई बार आती है, और अच्छा उनको ऐसा लगता है कि लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन घूम के आ जाती है कि वो अपनी टीम से नेगेटिव बात कर रहा है, किसके बारे में, अपलाइन के बारे में। तो अब वही वाली बात होगी, जिस पेड़ पे बैठा है उसको ही काटने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसका एक बहुत बड़ा हमेशा बोलता हूँ कि यार, फ्लैट सिस्टम है, तो उस फ्लैट सिस्टम में एक घर अपलाइन का है और एक 10वीं मंजिल पर तेरा घर है। तो ये मत समझना कि तेरे में आग लगेगी, वो मतलब अपलाइन के में आग लगेगी तो तेरे में नहीं लगेगी, गिरेगा तू भी। और हो सकता है अपलाइन तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हो, वो बच भी जाए, तू नहीं बचेगा।
इसलिए ये जो हमारा बिजनेस है, ये अपलाइन और डाउनलाइन का कॉम्बिनेशन का बिजनेस है। एक दूसरे के सक्सेस में साथ हैं, एक दूसरे की सक्सेस से हमें अप्रिसिएट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और जैसे मेरे साथ कई लोग भी हैं, जीवन में उन्होंने एक ही बोला, गुरुजी आप अचीवमेंट ले लो, हमारा तो आ ही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अचीवमेंट अगर अपलाइन बड़े लेवल पर जाए, कई आपने बोला था ना कि भाई एक वो जलन वाली भावना होती है, कभी कोई डाउनलाइन अगर या अपलाइन अगर का चेक आता है, बिना अपलाइन के पैसा कमाए आप कभी कमाएंगे साहब? एक इंसान सक्सेसफुल इंसान किसी को पकड़ के हाथ सक्सेसफुल कर सकता है, फेलियर इंसान थोड़ी किसी को सक्सेसफुल कर सकता बिल्कुल है। सही बात। तो अपलाइन का बड़े लेवल पर सक्सेस होना बहुत जरूरी है। हम्म, तो आपका करियर सेफ है फिर, अगर आपने अपना हाथ अपलाइन को पकड़ा दिया। आपने सर बड़ा टीम बनाया है, और मैं देखा हूँ कि आपके साथ बहुत सारी दूसरी कंपनी के भी लीडर्स आए हैं और आज सक्सेसफुल हैं। फ्रेशर्स की टीम भी आपने बहुत अच्छी खड़ी की है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज लोगों के दिमाग में ना कन्फ्यूजन सा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि दो ट्रेंड है सर। एक, आप किसी दूसरी कंपनी के लीडर को लाओ, पकड़ के ज्वाइन कराओ, काम कराओ और सक्सेसफुल हो जाओ। दूसरा, आप किसी अपनी टीम में किसी फ्रेशर को पकड़ो, उनको ट्रेनिंग दो, मीटिंग्स दो और उनको लीडर्स बनाओ। आपके अनुसार दोनों में से अच्छा कौन है, बेस्ट कौन है तो दोनों ठीक है, दोनों में ही लोगों की सक्सेस रेशियो होती है, बट दोनों में अच्छा कौन है, मतलब लोगों को किस पे ज़्यादा ध्यान देना जो चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, वो है फ्रेशर पे हम ज़्यादा अगर ध्यान दें तो शायद एक लंबे टाइम तक आपके साथ में, और जिनको आप बेसिक से बनाते हो वो लाइफ टाइम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक दो दिन का साथ नहीं है, लाइफ टाइम का साथ होता है। तो फ्रेशर पे हम ला के मेहनत करें और उनको लीडरशिप में डेवलप करें, क्योंकि जो लीडर है आज मार्केट में, वो भी कभी फ्रेशर से ही आया था और वो आज लीडर बना। और लीडर के बाद फिर बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे उसका टर्म कंडीशन बहुत ज़्यादा आते बहुत हैं। ज़्यादा आते हैं। तो हाँ, इसमें क्या है, फिर हमारा जो अरे वो कंडीशन को हर कोई फुलफिल कर ही नहीं सकता। फुलफिल नहीं कर पाता और वहाँ पे फिर रिलेशन और ख़राब हो जाते हैं। हाँ। तो जो टाइम हमने वहाँ पे लगाया, अगर ये टाइम वहाँ से बचा के अगर हम फ्रेशर बेल्ट पे लगा दें, तो शायद आउटपुट उसका लंबे टाइम में बहुत बड़ा होगा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कांटेक्ट में आए, फिर जब उन्होंने टर्म कंडीशन रखना शुरू किया तो मैंने हाथ जोड़ दिया, भैया तू हमारे लायक नहीं है, हम तो यार फ्रेशर को लीडर बना देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया यहाँ पे, कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी टीम है, जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं, उनको हम डेवलप करें, उनको आगे बढ़ाएं। और ऐसा मुझे लगता है कि आपने अपनी टीम के डेवलपमेंट के लिए इस पार्ट को बड़ा अच्छे से कवर किया है, कि हम अपने फ्रेशर टीम को ही एजुकेट करें। सर हम भी तो किसी ने डेवलप ही किए ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। हम भी किसी ने, फ्रेशर थे, हमें तो पता भी नहीं था कुछ हम्म भी। हम्म हम्म, तो जब हम इस लेवल पर पहुंच सकते हैं, तो मेरे जैसा दूसरा कोई विकास आके और फ्रेशर से ज्वाइन करके डेवलप अगर कर दे, परवरिश अगर अच्छी कर दे, तो वो भी कल का एम्बेसडर होगा। हम्म हम्म, हम्म। ऐसा बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप खुश हैं तो आपके अपलाइन का कैरियर सुरक्षित है, और अगर आपकी डाउनलाइन खुश है तो आपकी कैरियर सुरक्षित है। और आज मैं देखता हूँ आपकी टीम में कि लोग आपसे बड़ा प्रभावित होते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं सर, विकास सर बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं, ये मेरा नहीं, कई लोग ने ऐसे मैसेज किया था मुझे कि सर विकास सर आए तो आप पूछना एक बार कि विकास सर अपनी टीम की केयरिंग कैसे करते हैं, मतलब क्या तरीका आजमाते हो सर कि लोगों को आपने अपना फैन बना लिया है। एक्चुअली क्या बहुत क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग अपलाइन के चेक से जलते हैं। अपलाइन की, मुझे तो कई लोग ऐसे बोलते हैं सर अगर मेरे से पहले वो मेरा अपलाइन आगे बढ़ गया तो हम बम फोड़ देंगे। वो है लेकिन ना, इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में आपकी टीम आपसे खुश है, तो आप क्या करते हो, मतलब कैसे आप ट्रीट करते हो, उनकी केयरिंग कैसे करते हो? मैं तो सब कुछ करता नहीं हूँ, जो आपने सिखाया बस वही करता हूँ। और वो तरीके आप लोगों को हमेशा बताओ एक बार। कनेक्ट रहता हूँ लोगों से, और मतलब बेसिक क्या लेवल क्या पे, काम आप करते हो अपनी डाउनलाइनों के लिए? बेसिक लेवल पे भी ज़्यादा। और मेरी डाउनलाइन से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे, क्या बहुत ही अच्छे हैं। छोटी सी भी प्रॉब्लम आए या उनकी टीम में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं जाकर सोल्व करता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता कि इस लेवल पे मुझे जाना नहीं चाहिए, अगर दिक्कत है तो मैं 100% जाऊँगा। और हमेशा मैंने प्यार किया है, मतलब मैंने लोगों को है ना अपना माना है, और यही वजह है वो वहाँ से कनेक्ट हो जाता है फिर, कि जब आप चूज़ करते हो कि आप टाइम कहाँ देते हो, टीम में ज़्यादा देते हो या घर में ज़्यादा देते हो, तो वो जो वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं ज़बरदस्ती फॉलोअर्स बना लूँ, कैसे कोई कई लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कंप्लेन मुझे भी कई बार आती है सर, कि वो बंदा मेरी बात नहीं मान रहा। बात
तभी कोई किसी की मान सकता है जब आपने उसके लिए कुछ किया हो। बिल्कुल सही। तो फिर वो 100% आपके लिए समर्पित होता है, डिवोटेड होता है। और करने से पहले जब हम चाहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती है। बाकी वो व्यूवर्स जो भी सुन रहे हैं, बिना अपलाइन के अचीवमेंट के डाउनलाइन का अचीवमेंट नहीं आ सकता। तो ये तो एक मतलब एक मूर्खता होगी कि अपलाइन का अचीवमेंट ना आए और अपलाइन के अचीवमेंट कम आके और मुझे बड़ा अचीवमेंट आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके अनुसार टीम की कॉलिंग होनी चाहिए, हाँ, टीम की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, हाँ, लोगों की चेक पे आपका फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। है ना, लोगों के टारगेट्स, जैसे लोगों की आज मैं रैंक पे। किसी को टोपाज को भी कॉल कर देता हूँ सर, कि भाई तेरा चेक नहीं बन रहा पिछले 6 महीने से, अगर ये चेक तेरा होगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? हम्म, तो तू बता तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बैठना भी पड़े। उसके अपलाइन को फिर फ़ोन करता हूँ, भाई इसका चेक छोटा आ रहा, देख ले नहीं तो डेड मतलब हो जाए। कोर की केयरिंग, हाँ, मतलब आप बहुत वो अच्छे से बहुत करते बहुत हैं। ज़रूरी है। कोर की केयरिंग करने से बिजनेस जो है हमारा अपने आप अच्छा हो सकता जी, जी। है ना। चलिए, बहुत अच्छा सर। आपकी दो कहानी मुझे समझ में आई। एक तो जो आपने पहले कुछ किया, दूसरा आपने WPL में आने के बाद बहुत कुछ किया। अब ये दोनों में आपको क्या लगता है सर? एक जनरल क्वेश्चन आता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग में क्या महत्वपूर्ण है, कंपनी के प्रोडक्ट या कंपनी के प्लान? मतलब एक जनरल क्वेश्चन है, जरूरी क्या है? आपने क्या फील किया? प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट जरूरी है। हाँ, और प्रोडक्ट के साथ वो कॉम्बिनेशन। हम्म, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को वो कॉम्बिनेशन नहीं शायद मिल नहीं पाता, क्योंकि मैं अगर कॉम्बिनेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ शायद पहली बार जब मैंने ताकत लगाई उस टाइम में वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला परफेक्ट। और यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन मैंने फ़ील किया, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे वो पे आउट को लेके हो, तो वो कॉम्बिनेशन मिल गया क्योंकि मेरी पावर तो उस टाइम पे लग रही थी। सिर्फ़ कॉम्बिनेशन एक इंसान को जहाँ मिल जाता है, वो इंसान कामयाब हो जाता है। और वो कॉम्बिनेशन जब तक नहीं मिलता तो 20-20 साल में लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो कॉम्बिनेशन बहुत मस्ट है, और वो स्लीपलेस वेलनेस को जितना भी धन्यवाद दें, मैनेजमेंट को जितना भी धन्यवाद दें, क्योंकि कोई भी चैनल अपनी तरफ से फुलफ़िल कर रहा है जो चीज़ें मार्केट में आज रिक्वायरमेंट है एक डायरेक्ट सेलर की। आज बहुत सारे फ्रेशर डायरेक्ट सेलर हैं जो मतलब क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बड़ा डिस्टर्ब हैं। आपकी क्या राय है? क्रिप्टो सर देखो मैं जब मैं आपसे ये पूछ रहा अच्छा, हूँ बहुत सारे लोग क्योंकि क्रिप्टो आप जहाँ के रहने वाले हो ना, वो मेरठ तो गढ़ है ऐसे लोगों का। डेली लोग 4 कंपनी खड़ा करते हैं क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। का नाम आते ही ना बहुत सारे लोग सुनेंगे जो क्रिप्टो वाले खासकर वो इस पॉडकास्ट को, तो बड़े नाराज भी होंगे, लेकिन मैं सच्चाई है स्टेबल नहीं मैं देखता। और बहुत सारे लोग गए हैं और उन्होंने अचीवमेंट भी लिए हैं, लेकिन आज क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो चीज़ें है ही नहीं। दूसरा सबसे बड़ा, जब पहले पिरामिड स्कीम या डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया गया, तो वो एक पिरामिड स्कीम और इन्वेस्टमेंट प्लान होते थे, लेकिन वो रुपए में होते थे, इंडियन करेंसी में। आज वही क्रिप्टो करेंसी में हो गए। बात तो वही है ना, सिर्फ वही हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वही हम पैसा लगवा दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब भाई आपको पैसा ही लगवाना है किसी का, तो हम लोग तो मिडिल क्लास से हैं, हमारा सर्कल तो मिडिल क्लास का है, तो मिडिल क्लास पे क्यों जा रहे हैं? अगर पैसा लगवाना तो बहुत सारे लोगों के पास में करोड़ों अरबों रुपए उनका लगवाइए। लेकिन शायद उनका इसलिए नहीं लगवा पाते क्योंकि वो पैसा निकालना जानते हैं और निकाल लेंगे। अब ये आम आदमी 2-4 बार जाएगा, 2-4 बार थाने के चक्कर काटेगा और ये थक के बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही मरा हुआ है। इसलिए ये लोग कस्टमर टारगेट ही गलत ऐसे लोगों को करते हैं जो मासूम लोग हैं, मासूम लोग जो हैं। कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, और इनको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बद्दुआएँ बहुत बड़ी मिलेंगी। अगर पैसा भी कमा लिया तो भाई साहब बद्दुआ इतनी मिलेंगी कि जीवन में कुछ कर नहीं पाएँगे। मेहनत, अब मिडिल क्लास इंसान मैं, मेरे पास में बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं थी और बहुत बड़ा पैसा नहीं था बैकग्राउंड। और अगर एक चीज़ बचती है मेहनत, और अगर मेहनत से भी मैं बचने लग गया तो फिर क्या है मेरे पास में? इसलिए हम जैसे इंसान को मेहनत से कभी साइड नहीं होना चाहिए। मैंने एक्सेप्ट किया कि मेहनत कितनी भी करनी पड़े, बस अचीवमेंट आ जाए। इस एटीट्यूड के साथ फर्स्ट डे से मैंने काम किया इंडस्ट्री। वैसे भी इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है माय डियर फ्रेंड, ये 4th क्वाड्रेंट की पार्ट होती है। बोलते हैं इंसान को पहले एम्प्लॉय होना चाहिए, फिर बिल्कुल, अपग्रेड करे सेल्फ एम्प्लॉय होने चाहिए, फिर अपग्रेड करे तो बिजनेस बिज़नेस ओनर होना चाहिए, और और फिर जब उसके पास सरप्लस पैसे बचे तब तो इन्वेस्ट। पैसे से पैसे बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्चुअल जो इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसको डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया था, ताकि जो बड़े लेवल के व्यापारी हैं या बड़े लेवल के जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे को एक करेंसी में कम्युनिटीज होती इन्वेस्ट है, करें, हाँ। हाँ, उसमें इन्वेस्ट करके ग्रो करा सके। लेकिन आज 95% 96% जो इंडिया के अंदर जो ये चला रहे हैं,
तो मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी के नाम पे स्कैम चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी एक सॉफ्टवेयर बना रखी है, अपनी एक दुकान खोल रखी है और अपनी एक करेंसी डेवलप कर रखा है, जहाँ पे वो, आपने बहुत सही बोला कि मिडिल क्लास के लोगों को, सॉफ्ट क्लास के लोगों को टारगेट करते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कराते हैं, उनके वॉलेट में पैसा दिखाई भी देते हैं, जी जी। बट निकलता नहीं है। अब चूंकि लोगों की एजुकेशन इस लेवल की आज है नहीं कि लोग इसको बाइफॉर्गेट कर सके, इसको डिफ्रेंशिएट कर सके कि विच इज द एक्चुअल करेंसी एंड विच इज द फेक करेंसी। अब ये जो डिस्टर्ब, अच्छा एक और खास बात है कि इंडियन मार्केट जो है वो फेथ पे चलता है, लोगों की फेथ वैल्यू पे चलता है, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, चेहरे। फेस वैल्यू की वजह से लोग कनेक्ट हो जाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। बट 95% जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो इसके रिजल्ट दिखाई गए हैं वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो एक आम, अगर कोई डायरेक्ट सेलर है जिसके पास कोई सरप्लस मनी नहीं है, तो उसके लिए इथिकल डायरेक्ट सेलिंग ही उसको चूज करना चाहिए। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग में वो मतलब अपनी बहुत बड़ी कैरियर को बना सकता है। बहुत ही सर अलग एक क्वेश्चन है, 7 साल आपने एसलीपीएस वेलनेस को दिया, कितने पैसे कमाए टोटल? हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट बोलते हैं टेस्टिमनी बताना चाहिए, टोटल कितने पैसे लगभग कमाए? हमारे पैसे तो नंबर 1 होते हैं, इनकम टैक्स दे के आते हैं, खर्चे होते हैं, लगभग कितने पैसे आपने कमाए? 14 करोड़ के आसपास। 14 करोड़ रुपए कमाए, बाकी प्रॉपर्टी वगैरह मिला के ज्यादा बना लिया। हाँ हाँ, मतलब वो अगर वो क्या लगता है एसेट देखेंगे तो ज्यादा है। फिर डायरेक्ट सेलिंग में किस्मत का महत्व है या मेहनत का? मेहनत का 100% बोल सकता हूँ, मेहनत। किस्मत का कोई रोल नहीं है? किस्मत। क्योंकि कई लोग बोल रहे होंगे इस इंसान की किस्मत अच्छी थी, है ना, इसीलिए आते ही अच्छा धंधा चल गया, बढ़िया बढ़िया लोग इसके साथ आ गए। एक्चुअली इसमें फिर पूरा इंक्लूड है वो उस टाइम की मेहनत, और वो पूरा एक पैकेज बनता है। और वो जब हम जो ये 7 साल की मेहनत नहीं है, 2011 से अभी तक की हुई मेहनत, लगभग 15 साल की मेहनत है। 15 साल की मेहनत है। शायद 15 साल, अगर वो मेहनत नहीं होती तो ये अचीवमेंट आज भी नहीं मेरे पास आता। तो मैं जब, अच्छा जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो पूरी मार्केट को अगर एनालिसिस करेंगे तो लास्ट रिजल्ट ये निकल के आएगा कि जिस भी इंसान ने आज जो भी रैंक पे है, जिस भी कद पे है, उसने अपने जीवन में मेहनत जरूर की है और बहुत मेहनत की है, तब वो आज वहाँ उस रैंक पे बना हुआ है और पहुंचा हुआ है, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। एक लास्ट सवाल सर जी। विकास जी का डायरेक्ट सेलिंग को लेके फ्यूचर का विजन क्या है, क्या चाहते हो आप? मैं कई बार स्टेज से बोला हूँ सर, अभी तो एक ही विजन है कि मेरी टीम में लगभग अगले 5 साल में या 10 साल में 100 करोड़पति हूँ, अरबपति, मतलब 100 लोग ऐसे हों जो 100 करोड़ रुपए कमा लें, और उनकी एक अलग सोसाइटी हम बनाएं, एक ही जगह रहें हम सारे लोग। ये अभी विजन है। उसके बाद एक मेरा एक ड्रीम भी है कि 15 साल 20 साल बाद एक वृद्धाश्रम हम जरूर बनाएं, जहाँ लोग भी अपने ये मतलब जब होगा तभी कर पाएंगे। तो ये मेरा विजन है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। क्या लगता है कितने पैसे बनाओगे डायरेक्ट सेलिंग से? 1000 करोड़। 1000 करोड़ तक बनेंगे? 1000 करोड़। चलिए सर, आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई, और अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बातें तो बहुत है, बट आपका भी समय है, और समय को ध्यान में रखते हुए एक रैपिड फायर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जो समझ में आए बोल देना। मतलब इस सवाल के कुछ मायने नहीं होंगे, बट जो समझ में आए आप बोल देना। सबसे अच्छी कंपनी कौन? AWPL। पूरा नाम? एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन? थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट। आपके जीवन में सबसे अच्छा इंसान कौन? अपलाइन। अपलाइन। सबसे अच्छे दोस्त कौन? मेरे टीम। टीम? बचपन वाले दोस्त नहीं, नहीं, सुन लो, टीम पिटाई कर सकते हैं। मेरी टीम। लाइफ में अगर विकास जी को दोबारा मौके मिले तो जीवन में क्या करना चाहोगे? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी जिंदगी किसकी? डायरेक्ट सेलर की। डायरेक्ट सेलर की। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपको, आपसे मिलके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी आपने सुना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी, जिन्होंने 7 साल के अंदर लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा की इनकम बनाई है, जिंदगी बड़ी हसीन करी है। AWPL के एम्बेसडर लीडर मिस्टर विकास कुमार जी को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे रहस्य बताए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब दिए आपको। और आई होप ये पूरा का पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोबारा, इसी तरह की अच्छी अच्छी पर्सनालिटी को आपके बीच में लाने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने आपके जैसे एक आम परिवार से शुरुआत करके इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी है। और उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे इस पॉडकास्ट को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि ये पॉडकास्ट
एक आम इंसान की ज़िंदगी को सफल बनाने में मददगार साबित हो। थैंक यू सो मच।